Hello everyone. Welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8 subject Social Science and we are again to study chapter number 3 Nationalism in India. In previous lecture we have studied about political reason, economic reason, transport and telecommunication, literature, newspaper and magnificent and rich heritage of India, in which we studied that many European scholars they collaborate with the Indian scholar to study in detail on the literary and cultural heritage of India, which is a matter of great pride for us. Now let's start new, that is Western scholar names are given: Max Muller, Wilson, Ferguson, फ्रेडरिक स्केलिंग, फ्रेंच बॉब. अदर इंडियन स्कॉलर, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स के नेम थे. इंडियन स्कॉलर लाइक राजेंद्र लाल मित्रा, रामकृष्णा जी भंडारकर, हरिप्रसाद शास्त्री. 3 names are there and many other were there. Everyone's names are not given here. They wrote various articles and their writings made the people realize the significance of the Vedas. सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदास, वेदास जो है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है और वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कितने इम्पोर्टेंस है. नॉट ओनली वेदास बट वेदास, उपनिषद, द रामायण, दी महाभारत, दी भागवत गीता एंड दी स्मृत पुराण. ये सारी ही जो बुक्स है जो एंशंट इंडिया में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने लिखी हुई थी, और हमारे स्कॉलर्स एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है उन्होंने उसके ऊपर डिटेल स्टडी कर कर हमको ये बताया कि ये सारी बुक्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी वैल्यूएबल है. नाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड INC, जिसे हम कांग्रेस पार्टी के नेम से अभी जानते हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस. द अबोव स्टेटेड फैक्टर्स, अबोव स्टेटेड फैक्टर्स मीन्स जो 6 फैक्टर्स हमने स्टडी किए, अभी अभी मैंने आपको नेम्स बताए बिगिनिंग में, वो फैक्टर्स एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कंट्रीब्यूशन था इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. थिंग्स टू नो, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये कोलकाता में जो अभी कलकत्ता के नेम से फेमस है, प्रीवियसली कलकत्ता था, अभी कोलकाता बोला जाता है. देन बॉम्बे एसोसिएशन एट मुंबई बॉम्बे, मद्रास नेशनल सभा जो चेन्नई मद्रास, इंडियन एसोसिएशन इट इज़ ऑल्सो एट कोलकाता एंड सार्वजनिक सभा एट पुणे. ये सारी ही एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी फॉर द फ्रीडम. बाय द टाइम सर A.O. ह्यूम, ये साइड में हमको पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज सर A.O. ह्यूम. ही वॉज अ रिटायर्ड एज अ ब्रिटिश ऑफिसर. ही हैड रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉट एज सिक्योर एज इट अपीयर्ड टू बी. सर A.O. ह्यूम वो अपनी जो पोस्ट थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश कंपनी में, वो रिटायर हो गए एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है या ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया में जितना सिक्योर दिखाई दे रहा है उतना नहीं है. ही बिलीव्ड दैट इफ द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ, there were chances of reoccurrence of revolt similar to the one in 1857 CE. He believed, वो ये मानते थे कि लोगों के अंदर, इंडियन पीपल में जो डिससेटिस्फेक्शन था, जो रीजंस हमने पढ़े, लोग ब्रिटिश एम्पायर से सेटिस्फाई नहीं थे, उनकी स्लेवरी से वो सब सफ़र कर रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका ये बिलीव था कि अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिया गया, डिससेटिस्फाई पीपल को सेटिस्फाई नहीं किया गया या उनका ध्यान नहीं रखा गया,
तो चांसेस आर देयर कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, रीऑकरेंस मीन्स कि वो वापस होने के चांसेस हैं। In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishing a political organization. ये डिससेटिस्फैक्शन को कम करने के लिए या साइड में हो जाए, उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करे। जैसे जब भी इलेक्शन आती है, कोई भी लीडर हो, हम मोदी जी की नहीं, कोई भी नेशनल लीडर है, कोई भी पीएम हो, जब भी इलेक्शन आते हैं तब हमारे वहाँ पर रोड बनना शुरू हो जाते हैं, ड्रेनेज लाइन जो है वो अच्छी हो जाती है, जहाँ पर रोड पर पीट है मीन्स खड्डे हैं उन्हें कवर किया जाता है, सारे वर्क किए जाते हैं, रोड क्लीनिंग का काम होने लगता है, ट्री प्लांटेशन होने लगता है, और जो लीडर्स है वो हमारे घर तक आने लगते हैं। ये सब होता है बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इलेक्शन है, अगर हमने उनके वेलफेयर के लिए वर्क नहीं किया तो अब तक 5 साल में हमने जो कुछ किया वो उनके माइंड में रहेगा और वो हमको वोट नहीं देंगे। तो 5 साल में उन्होंने जो हम पर प्राइस राइज बढ़ाया और हमारे ऊपर जो बर्डन लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंगर था, वो एंगर को शांत करने के लिए, वो एंगर को साइड ट्रैक करने के लिए वो ये सब कुछ करते इलेक्शन के टाइम पर। द सेम वे AO ह्यूम जो थे, उन्होंने भी लोगों का जो डिससेटिस्फेक्शन था उसको कहीं ना कहीं फील करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश किया। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ही अग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्टेड हिम। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन जो थे वो AO ह्यूम के आइडिया से अग्री भी कर रहे थे कि हाँ ये नेसेसरी है, और उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। विद द एफर्ट्स ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नेम वही है, दिस इज AO ह्यूम, यहाँ पर फुल नेम दिया है, वहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। तो उनके एफर्ट से दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई। द फर्स्ट सेशन मतलब पहली जो मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो हुई 28 दिसंबर 1885 को एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई विथ व्योमेश चंद्र बैनर्जी एज द प्रेसिडेंट। फर्स्ट सेशन पहली मीटिंग जो थी वो 28 दिसंबर को की गई, जिनके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, और ये मीटिंग जो है वो मुंबई की जो स्कूल थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, वहाँ पर की गई थी, जिसमें डिफरेंट रीजन जो थे, अलग अलग एरियाज़ के 72 रिप्रेजेंटेटिव मीन्स के गुजरात का कोई एक पर्सन वहाँ पर जाकर गुजरात की प्रॉब्लम्स शेयर करे तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है। तो अलग अलग रीजन के 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, जो 28 दिसंबर को जो सेशन हुआ वो कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें मेन लीडर जो थे वो थे दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, दीन शाह बादशाह। ये सिर्फ नेम्स है कुछ लीडर के, उसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स प्रेजेंट थे। और ये मीटिंग के अंदर उन्होंने इंडियन पीपल एंड इंडिया की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। अब ये जो है वो 72 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की फ़ोटो है जो आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग इसके अंदर हैं। ओके, नाउ फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ, सेकेंड सेशन जो था वो कोलकाता में हुआ, जिनके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नवरोजी। याद रखना, फर्स्ट सेशन मुंबई, प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ईयर 1885, एंड जो मेंबर थे वो 72 थे। सेकेंड सेशन कोलकाता में हुआ, प्रेसिडेंट दादा भाई नवरोजी, 1886 में मीन्स आफ्टर 1 ईयर,
और जो मेंबर प्रेजेंट थे वो थे 432। आफ्टर दैट, आफ्टर अ 1 ईयर, थर्ड सेशन हुआ चेन्नई में, जो मद्रास भी कहलाता है। उनके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में हुआ, और मेंबर्स जो थे वो 607 थे। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1905 इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पर मीन्स के जो बिगिनिंग स्टेज, जो शॉर्ट स्टेज था, टाइमिंग था 10 ईयर्स का, वो 10 ईयर्स के टाइमिंग की डिटेल दी गई है। द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर मॉडरेट एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्टिविटीज़ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज़ थी वो मॉडरेट थी, पीसफुल थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग थी, जहाँ पर कोई भी वायलेट एक्शन नहीं लिया गया या ऐसा कोई एक्ट भी नहीं किया गया। इट इंक्लूड, जो एक्टिविटीज़ थी जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड था, तो पुटिंग अप डिमांड्स फॉर द मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, कि जो इंडियन पीपल है उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, इकोनॉमिकली एंड सोशली ग्रोथ हो, एंड एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हो। ये मेन डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अमॉन्ग अदर डिमांड्स, ये मेन डिमांड थी, उसके अलावा की जो डिमांड थी उसमें इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी जिसमें इंडियन पीपल को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, तो उसमें इंडियन का इंक्लूजन मीन्स के मैक्सिमम इंडियन पीपल को उसमें इंक्लूड किया जाए, उनको भी वो बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी मिले। देन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एक्सपेंडिचर मीन्स के जो खर्चे किए जाते थे मिलिट्री पर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर। हम पहले 8th में सेमेस्टर 1 में एंड 7th में स्टडी कर चुके हैं कि ब्रिटिश एम्पायर में ऐसा ही था कि सारे राइट्स उनके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी, अथॉरिटी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब खर्चे हम करेंगे और एंजॉय वो करेंगे। तो उन्होंने रिडक्शन की डिमांड की कि मिलिट्री एंड अदर डिपार्टमेंट के ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है उसको रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन किया जाए। फार्मर के ऊपर जो डेप्ट है, डेप्ट आप लोग जानते हो जो कर्जा होता है, सो फार्मर के ऊपर जो डेप्ट है उनमें उनको रिलीफ दिया जाए, मीन्स कि वो कम किया जाए। रिवाइवल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट किया जाए। हम लोग जानते हैं कि इंडियन पीसेंट डेप्टर बन चुके थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी। उसके रीज़न हमने कल भी पढ़े थे कि जो इंडियन गुड्स था वो इंग्लैंड से इंपोर्टेड गुड्स की कंपैरिजन में कॉस्टली था, इसलिए कोई परचेज़ नहीं करता था। इंग्लैंड मटेरियल की डिमांड बढ़ती थी, इंडियन मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता था और इसलिए इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो रिवाइवल मीन्स के रीस्टार्ट हो, ये अदर डिमांड थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न्ड डाउन दिस डिमांड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हाउएवर दिस डिमांड्स लेड डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भले वो डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, बट यही डिमांड जो है उन्होंने फ्यूचर की जो स्ट्रगल जिसकी वजह से हमको फ्रीडम मिली, 1942 में जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई 1947 तक, उसका फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि जब हम इतना कर रहे हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करने को रेडी क्यों नहीं है। तो वो जो फाउंडेशन था, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो ये डिमांड्स ने रखा।
द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड मैनी रिजोल्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपांड करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाना, एंड कीप एटलीस्ट 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इट एट द सेंट्रल एंड रीजनल लेवल। हम लोग पढ़ चुके हैं 3 टायर स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपांड करना, उसको बढ़ाना, एंड उसमें 50% मेंबर्स तो इलेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स ही थे, उनको सिलेक्ट किया जाता था, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था। तो अपॉइंट नहीं करना है, इलेक्शन होना चाहिए और उसमें 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर। The parliament should be more answerable and transparent to the regional assemblies. Regional assemblies जो है, लोकल लेवल पर जो assemblies है, वो assemblies के लिए पार्लियामेंट जो है वो आंसरेबल एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट उनके क्वेश्चंस के आंसर भी देनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट, उनको सब पता चलना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। Due to the demand of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी सारी डिमांड कर रही थी कंटिन्यूसली, उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रेस जो है, मीडिया जिसे हम कहते हैं, उनको और ज़्यादा फ्रीडम दी। पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी जिसे हम कहते हैं फ्रीडम, वो दी गई, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहले लोगों को बोलने का भी राइट नहीं था, अब वो अपने इनजस्टिस के लिए अपनी वॉइस रेज कर सकते थे, इतनी फ्रीडम उनको दी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे एजुकेटेड यूथ जो थे, यंगस्टर्स जो थे, उनको इंस्पायर किया, उनके अंदर नेशनलिज्म को फॉस्टर्ड किया, स्टार्ट किया इन द एजुकेटेड क्लास। जो एजुकेटेड पीपल थे, जो एजुकेटेड यूथ था, उनको नेशनलिज्म की तरफ इंस्पायर किया, एंड एज ए रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर्स जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी वजह से बहुत सारे कैपेबल एंड पोटेंशियल, जिनके अंदर एबिलिटी थी कि वो जस्टिस के लिए फ़ाइट करे, फ्रीडम के लिए फ़ाइट करे, और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि आज हम लोग फ्री हैं। अगर वो लोग नहीं लड़ते तो आज हम भी किसी न किसी ब्रिटिशर के घर में कचरा पोता कर रहे होते। नाउ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। द इनिशियल सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, वो सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सपोर्ट किया था वो बहुत ही जल्द, सून मतलब कि जल्दी ही हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। मतलब उनका तो वो मोटो ही था कि पहले सपोर्ट करो और सपोर्ट करते करते खुद रूलर बन जाओ। हॉस्टिलिटी मतलब वो खुद ऑनर बन गए, वो खुद होस्ट बन गए कि ये सारी बेनिफिट्स, ये सारी डिमांड हमारी है, हम आपके लिए हेल्पफुल है, हम ये कर रहे हैं। जैसे सब्सिडरी अलायंस एनेक्शन पॉलिसीज़ जो थी, जिसमें एक तरफ हमको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने बेनिफिट के वर्क करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज्ड टू अटेंड द सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने सपोर्ट के नेम पर क्या किया कि जो हमारे सेशन होते थे, उनके सारे सेशंस इंग्लिश में होते थे, जहाँ पर इंडियन को एंट्री नहीं थी। अगर इंडियन थे भी तो वो एजुकेटेड थे, वो उनके साथ वर्क करने वाले तो उनके फेवरिंग में थे। लोअर पोस्ट पर जो थे उनके पास एजुकेशन नहीं था, तो वहाँ पर क्या डिस्कशन होती थी वो हमको नहीं पता चलता था। एंड यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो सेशंस अटेंड करते थे एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी डिसीजंस थे उनको बैन किया जाता था।
गवर्नर लॉर्ड कर्जन जो थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे इंडिया की जो इंटेग्रिटी है, नेशनल यूनिटी है, उसे वो ब्रेक कर सके। एंड दैट्स वाई ही टुक सर्टन स्टेप्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटेग्रिटी एंड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द इंडियंस। नेशनल इंटेग्रिटी जो है, यूनिटी जो है, उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। एंड इंडिया के जो ओपिनियन थे, इंडियन पीपल की जो ओपिनियन थे, उनकी जो एडवाइस थी, उसको इग्नोर किया। और इसके लिए उन्होंने जो स्टेप लिया वो था बंगाल पार्टीशन। 1905 में उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। दिस वाज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। Now we will study the partition of Bengal in detail. It was took place in 1905. Bengal was the biggest province of the British India. ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। सो बंगाल के अंदर कुछ पार्ट बिहार का एंड उड़ीसा का भी था। सो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये 3 प्रोविंस एक ही थे, जिसकी पॉपुलेशन 7 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने रीज़न दिया कि नाउ इट वाज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ बिग प्रोविंस वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो इट्स ओके, बट पूरी स्कूल के बच्चे एक साथ बैठे हो और कोई एक ही टीचर हैंडल करने जाएंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा। द सेम वे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा कि इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना डिफ़िकल्ट वर्क है। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, ईस्टर्न बंगाल विथ अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इट। उन्होंने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट करने के बदले, मतलब कि बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट नहीं किया, रिमूव नहीं किया, बट बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब जो ईस्टर्न पार्ट जहाँ पर मुस्लिम पीपल रहते थे उनको सेपरेट किया, मतलब हिंदू मुस्लिम अलग किए। बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस इन नेशनलिस्ट एक्टिविटी एट दैट टाइम। उसका रीज़न क्या था कि जो नेशनल एक्टिविटीज़ की जाती थी, फ्रीडम फाइट के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती थी, उसमें बंगाल मोस्ट एक्टिव प्रोविंस था। सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई प्रोविंस, कोई रीजन अगर था तो वो बंगाल। अगर वो डिवाइड हो गया तो ये एक्टिविटीज़ नहीं रहेगी। होता है ना कि लीडर ना हो तो फिर आगे वर्क नहीं होता है। द सेम वे उन्होंने भी लॉर्ड कर्जन जो थे, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, उनका मेन इंटेंशन यही था कि वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करे, नेशनलिस्ट एक्टिविटी बंद हो जाए और उनका रूल एज इट इज़ रहे। द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज टू प्रोमोट कॉम्युनल डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम बाय दिस एक्शन एंड दस वीकन द momentum of political awakening among the people. As I explained you कि उनका मेन इंटेंशन यही था कि कॉम्युनल डिफरेंसेस, रिलीजियन डिफरेंसेस जो है मुस्लिम एंड हिंदू के, हिंदू मुस्लिम के, उसको प्रमोट करे, उसको बढ़ावा दे और ऐसे एक्शन लेके जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं उनके राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, वो वीक हो जाए। National leaders and the common people understood the intention behind the partition and opposed it intensively. जो लोग थे, नेशनल लीडर थे एंड कॉमन पीपल, वो सब समझ गए उनका इंटेंशन कि उन्होंने बंगाल प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से सेपरेट या 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, बट उन्होंने हमारा पार्टीशन किया है हिंदू मुस्लिम का, एंड दैट्स वाई लोगों ने उसे अपोज किया, इंटेंसिवली, स्ट्रांगली उसको अपोज किया। सो यहाँ तक हम रखते हैं।
Hope you understand everything. Next bang bang movement that we will study in next lecture. So bye everyone. Stay home. Stay safe. Goodbye.